नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही फुल चुनावी मोड में आ चुके हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री, सांसद, नेता सभी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाकर जनता को लुभाने में लगे हैं और विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के एक अकेला सब पर भारी बयान को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है और देश भर में विपक्षी एकता का मेला लगाने में जुट गए हैं। विपक्ष का मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके किसी भी हालत में मोदी सरकार को 2024 में गिराना है। हाल ही में पटना में मकसद साधने के लिए महागठबंधन ने महापंचायत की, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 2024 में अब की बार मोदी वर्सेस ऑल। हम आपके लिए एक सर्वे लेकर के आए हैं। सर्वे इस बात का कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो तस्वीर क्या होगी। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च ने जो चुनावी सर्वे किया है उसका सैंपल साइज 1,35,000 है। हर एक लोकसभा क्षेत्र का सैंपल साइज 250 है और हमने ये सर्वे 22 अप्रैल से 15 जून के बीच किया। कैसे हुआ सर्वे ये हम आपको बता दें। 60% टेलीफोन से और 40% लोगों को हमने डोर टू डोर मिल करके उनका सर्वे किया है। पीयूष तंवर रिसर्च हेड है ईटीजी रिसर्च के। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हम आपको सर्वे का एक एक राज्य का एक एक नंबर दिखाएंगे कि आज की मौजूदा हालात क्या है। पर पीयूष, सबसे बड़ी बात इस सब में यह है कि जिस वक्त महागठबंधन का महामंथन चल रहा था पटना में, उस वक्त भी आपका सर्वे जारी था। तो कुछ लोगों के मूड में बदलाव आपको आता हुआ दिखा? जी नहीं मैम, पद्मा जी, मैं ये कहूँगा कि हमें मूड में बिल्कुल भी बदलाव नज़र नहीं आया है, क्योंकि अभी जैसे सिर्फ गठबंधन अपने सिर्फ मीटिंग हुआ है। अब जब सब मिल के ग्राउंड पे जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो हमें कुछ बदलाव नज़र आ सकता है। सिर्फ मीटिंग से तो कोई बदलाव नज़र नहीं आया है ग्राउंड पे। हाँ, मीडिया में वो बात जरूर है कि ऐसा मीटिंग हुआ है, अपोजिशन एक साथ आ सकता है, पर जब तक सब मिल के अपना कैंपेन स्टार्ट नहीं करते तब तक तो कोई भी बदलाव अभी तो नज़र नहीं आया है। पीयूष, ये भी बताइए लोगों कि में ये बात जरूर है। ये बताइए कि आपने जो एक 60-40 का फॉर्मूला किया है, 60% आपने 60% फोन पे किया और 40% डोर टू डोर, ये जो आपका मेथोडोलॉजी थी इसको थोड़ा सा समझाइए, ऐसा क्यों किया आपने? जी मैम, 60% ये नंबर थोड़ा टेलीफोनिक में ज़्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसा टराइन एरिया है जहाँ पे हमारा टीम जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है पहुँचना। थोड़ा खासकर नॉर्थ ईस्ट का हो गया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, या फिर जो ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, स्पार्सली मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ एरिया है, तो वहाँ पे हमने टेलीफोनिक ज़्यादा किया है। जैसे अगर आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड एरियाज है, वहाँ पे हमने डोर टू डोर किया है, इसीलिए टेलीफोनिक का नंबर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है पीयूष, हमारे साथ आप बने रहिए। हम अपना पूरा पैनल भी आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार। अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आशुतोष जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। सब हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर किसी को है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आज के आंकड़े क्या बताते हैं, कौन कितनी सीटें, कौन कितने वोट किस राज्य में पा रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान से। अगर लोकसभा चुनाव आज राजस्थान में हुए तो नतीजे किस तरीके के होंगे? सबसे पहले राजस्थान का यह आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी के सर्वे में। एनडीए को मिलेंगी 20 से 22 सीटें, कांग्रेस के पास आएंगी 3 से 5 सीटें और बाकियों को मिलेगी 1 सीट। अगर हम वोट शेयर देख लें तो यह भी बहुत दिलचस्प है। वोट शेयर में एनडीए को आधे से ज्यादा मत मिल रहे हैं, यानी कि 51% मत उनको मिल रहे हैं। 38% से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है कांग्रेस को और बाकियों को मिल रहे हैं करीब 10%। आपको एक बार हम एक कंपैरिजन भी दिखा देते हैं कि इस बार की तुलना आप कीजिए पिछले चुनाव से। अगर हम 2014 और 2019 के साथ इसकी तुलना करें तो 2014 में बीजेपी को मिली थी 25 सीटें, 2019 में मिली थी 24 सीटें और आज के हिसाब से उनको 20 या 22 सीटें मिल रही हैं, यानी कि कुछ ज्यादा फर्क
पता नहीं चल रहा है इस वक्त। ये तो बात हो गई राजस्थान की। आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट 100% रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का राजस्थान में। अगला अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं वहां पर। मध्य प्रदेश के ये चुनावी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। 22 से 24 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लें तो 53% वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 38% वोट मिल रहा है कांग्रेस को और बाकियों को मिल रहा है करीब 7.5%। तीसरा राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। ना सिर्फ लोकसभा के चुनाव तो अगले साल होंगे ही, पर वहां विधानसभा के भी चुनाव बहुत करीब हैं। भाजपा को वहां से 11 में से 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के पास 3 से 5 सीटें हैं और बाकियों को मिलेंगी कुछ भी नहीं। वोट शेयर भी दोनों पार्टियों के बीच में लगभग आधा आधा बटा हुआ है। अगर 47% मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को तो 44% कांग्रेस के पास है। अब नजर डाल लेते हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदला है पिछले और इस बार के लोकसभा चुनाव के बीच में। पिछली बार साथ में लड़ा था जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू साथ में लड़ेंगे। भाजपा अकेली लड़ रही है, वहां चुनावी बिगुल वो बजा चुकी है। तो जो अभी कैंपेन शुरू हो चुका है, 40 में से कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं भाजपा को? 22 में से 24, 22 से 24 और महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है हर्षवर्धन जी ये देख करके? नहीं, मुझे कई लोग तो ये कह रहे थे कि भाई महागठबंधन बस स्वीप कर देगा। नहीं पद्मजा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको मुझे लगता है कि आपने अभी कहा कि भाजपा अकेले लड़ने जा रही है, अकेले तो कतई लड़ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां गठजोड़ पहले भी था, अभी भी है। और अभी तो अगर हम साफ साफ देखें तो 2 पार्टियां, कहने को छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो पहले मर्ज कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, वो नई पार्टी बनाकर इधर आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी जिनकी पार्टी को नीतीश कुमार अपने में मिला लेना चाहते थे, वो भी इधर आ गए हैं। तो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, और उसमें शायद मुकेश सहनी भी जुड़ जाएंगे। तो अगर आप जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिहाज से देखें तो बिहार के लिहाज से ये एक बेहतर समीकरण है। निश्चित तौर पर उधर लालू जी और नीतीश जी का एक समीकरण है जो बहुत जबरदस्त है, जो विनिंग कॉम्बो होता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन लोकसभा में शायद लगभग वही कुछ होता हुआ दिखेगा जो आपके सर्वे में दिख रहा है। आप बताइए विनोद जी, अभी हम एक कंपैरिजन ग्राफिक्स देख लें, क्योंकि पिछली बार से इस बार का कंपैरिजन सबसे ज्यादा लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी। भाजपा को अगर 2019 में 17 सीटें मिली थी तो आज भी 22 से 24 उनकी टैली बढ़ती ही हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बहुत ज्यादा सेटबैक हो रहा है नीतीश जी के जाने से। नहीं, आपके सर्वे के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनडीए को सेटबैक हो रहा है। एनडीए तो 37 पे था ना पिछली बार, 39 सीटों पर। तो एनडीए को सेटबैक है, बीजेपी को सेटबैक नहीं है, लेकिन एनडीए को सेटबैक है। ये भी अपने आप में, अगर इसी सर्वे को हम माने, और सर्वे चूंकि सर्वे है उसकी आंकड़ों के उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता हूं, तो इसी सर्वे के आधार पर एनडीए को सेटबैक है, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये जो बीजेपी की सीटें दिखाई, ये एनडीए की सीटें दिखाई जा रही हैं। उसमें हो सकता है एक 2 सीटें पशुपति पार्टी जो है, जिसके पास 6 सांसद हैं, जो पिछली बार 7 जीते थे रामविलास पासवान जी के साथ, उनकी सीटें भी होंगी। अगर चिराग पासवान मिलकर लड़ते हैं, उनकी सीट भी होगी। तो बीजेपी की सीटें वही 17 के आसपास आती हुई दिखाई पड़ रही हैं अगर आप एनडीए को देखें। पीयूष, अगर आप ये स्पेसिफाई कर पाएं कि ये जो आप एनडीए की सीटें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा की है या आप इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी का भी आपने इंक्लूड किया है, या पशुपतिनाथ पारस की भी पार्टी का इंक्लूड किया हुआ है? जी मैम, ये पूरा जो उनका गठबंधन है उसको इंक्लूड किया गया। एलजेपी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, बीजेपी की है, पशुपति जी की पार्टी, उन सबको इंक्लूड किया गया है इसमें। तो अवनीश जी, एक जो गैम्बल था, ये लॉन्ग टर्म सोच करके कि चलिए बीजेपी अपने पांव जमा पाएगी खुद से बिहार में, ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है या एनडीए को नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, एक बात बड़ी साफ सी है कि जेडीयू के साथ होने पर जेडीयू को मेजर जो
सफलता मिली थी उसमें एनडीए का पार्ट होने के कारण मिली थी। अब ये देखते हैं कि अब आरजेडी के साथ एक तो सीट बंटवारा कितना होता है, जेडीयू को कितनी मिलती है। जेडीयू वहां पे 30 से 40 सीटें विधानसभा में, जब सीट बटेंगी तो उनको 4 सीटें मिलेंगी लोकसभा में। तो इसलिए अभी पूरा बिल्कुल अंधकार में है ये। और ये भी बात बड़ी साफ सी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के परिणामों में आप जमीन आसमान का अंतर देख सकती हैं, वोट प्रतिशत का अंतर भी देख सकती हैं। चाहे वो अभी चुनाव हुए हैं जहां कर्नाटक, हिमाचल, और चाहे जहां 3 राज्यों के चुनाव हुए। अगर कोई असहमत हो मेरी बात से तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। तीनों जगहों पर कांग्रेस जीती थी और तीनों जगहों पर लोकसभा में 100% ऑलमोस्ट एनडीए कह लो या बीजेपी, वहां तो सिर्फ बीजेपी थी, वो लेकर के आई थी। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं। पर जो हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, अगर हम अभी तो उत्तर प्रदेश पर आए नहीं है, पर जो हमने अभी तक देखा है राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। कोई जो एंटी इनकम्बेंसी, मोदी खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, जस का तस। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि आप ये बताओ कि मैं पीयूष तंवर जी से पूछूंगा या कोई भी सर्वे करने वाला हो, वो जो यहां पर आकर के बैठ करके महंगाई, बेरोजगारी रोज बोलते हैं, आपको क्या जमीन पर जाकर के इसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी नजर आते हैं या नरेंद्र मोदी को बदलने की इच्छा नजर आती है? तो कहते नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी रहना चाहिए, उम्मीद भी नहीं सही है। ये भी तमाम सर्वे कहते हैं, आप जहां भी जाकर के कर लीजिए। इसलिए ये जो मुद्दे, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हो रहा, बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल। जो स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, जहां पर जिस तरीके की नए लोगों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, वो है। महंगाई, अगर मतलब एक हैरत की बात है, तब 10 सेकंड सिर्फ ये कि कभी तो आंकड़े अगर बहुत ज्यादा हो तो आंकड़ों के हिसाब से, और कभी अरहर की दाल के हिसाब से महंगाई अगर तय करने लगेंगे तो फिर गलत होता है ये। ठीक है, अगला राज्य हम देखते हैं झारखंड की। अगर बात करें तो वहां कुल मिलाकर के 14 सीटें हैं। 14 में से 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। यूपीए को मिल रहे हैं 2 से 4 सीटें। वोट शेयर अगर हम देख लें तो 53% जा रहा है भाजपा को और 38% मिल रहा है यूपीए को। पश्चिम बंगाल, बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी रखेंगे, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आशुतोष जी, आप भी ये देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 20 से 22 सीटें लेगी 42 सीटों में से, और भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटें लेगी। सीपीएम के पास 1 या 2 सीटें, और वही हालत कांग्रेस की भी है। तो ये आंकड़े जो पश्चिम बंगाल से दिख रहे हैं, अभी भी कांटे की टक्कर आशुतोष जी पश्चिम बंगाल में दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने एक बाइपोल जीता, बट ओवरऑल उनका कुछ खास इंपैक्ट दिख नहीं रहा। वो भी टीएमसी में चले गए, वो चले गए। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी चुनाव अगर हो जाए तो, अभी तो विपक्ष का कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। साझा कैंपेन जब शुरू होगा तो उसका एक असर अपने आप दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है, आपने 5 राज्यों के अभी डेटा दिखाए हैं, और 5 राज्यों के डेटा के हिसाब से जो निम्न जो सबसे कम सीटें अगर हम लेके चले तो भी एनडीए 29 सीटें लूज कर रही है। ये अपने आप में सब्सटैंशियल है। अगर 29 सीटें लूज कर रही है, अगर पूरे देश के आंकड़े अगर इसी तरीके से आएंगे तो ये हिंट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़े धक्के की बात होगी। पिछली बार अगर आप देखें तो राजस्थान में बीजेपी को 70% सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश में 70% सीटें मिली थी। यहां पर अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीटें अगर खींच रही है तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि 303 में से वो सीटें कम हो रही हैं। और अगर 303 में से अगर सीटें कम हो रही हैं तो फिर बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, चिंता की बात होनी चाहिए। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा अभी साझा कैंपेन शुरू नहीं हुआ, आपको पक्का विश्वास है कि साझा कैंपेन हो पाएगा? देखिए, साझा कैंपेन, 272% का सवाल तो ये है कि साझा कैंपेन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के माथे पे अगर बल नहीं पड़े होते तो ऑर्गेनाइजर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मोदी मैजिक जो है अब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं रह गई है। ऑर्गेनाइजर आशुतोष एडिट नहीं करते। ऑर्गेनाइजर वो है जो आरएसएस जिसको ओन नहीं करता है लेकिन उसको डिसोन भी नहीं करता है, और वो अगर ये लिख रहा है कि मोदी मैजिक अगर काम नहीं कर रहा है, चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए चिंता की स्थिति तो है। और चिंता की विपक्षी एकता का सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजर देगा। नहीं, मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नहीं, बहुत लोग विपक्षी एकता के बारे में तो एक मिनट आपके बात विपक्षी एकता के बारे में बहुत सारे लोग तो आज से 6 महीने से कह रहे विपक्षी एकता नहीं हो सकती है, लेकिन विपक्षी एकता तो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उनकी पहली बैठक भी हो गई है,
अब कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो धर्म है उसमें अंत तक अनिश्चितता बनी रहती है। आपको कोई भी उदाहरण इतिहास को उठा के देख ले, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, उसमें बार्गेनिंग बनी रहती है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष तो एक हो ही नहीं सकता है, उसने बड़ी मजबूती के साथ पटना में अपना कॉन्क्लेव किया है और अगला कॉन्क्लेव होने वाला है। तो अभी जो लोग जो कहते थे ना कि नहीं विपक्षी एकता तो कुछ नहीं है, फालतू है, बकवास है, तो बीजेपी का नैरेटिव जरूर बनाने की कोशिश करेगी विपक्षी एकता में दम नहीं है। लेकिन क्या विपक्षी एकता वाकई में दमदार नहीं है जी? ये अपने आप में सवाल है। पद्मजा जी, एक बात, आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनाइजर ने जो भी लिखा है वो क्षेत्रीय छत्रपों के बारे में लिखा है कि राज्यों में सिर्फ नरेंद्र मोदी के आधार पर जब तक कि क्षेत्रीय छत्रप ना हो, वो विधानसभा चुनावों के लिए लिखा है। जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां पे एक्सक्लूसिवली नरेंद्र मोदी का मैजिक ही दिखाई देगा। इस बात को अगर आपको ऑर्गेनाइजर के उस लेख में अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है जी। अब जल्दी से एक बार एक कंपैरिजन ग्राफिक, एक कंपैरिजन में दिखाना चाहती हूं पश्चिम बंगाल का, और इस कंपैरिजन से एक बात साफ हो जाती है कि जो आंकड़े 2019 के थे, और 2019 को काफी झटका लगा था तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से सीटें छिटकी थी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और अभी भी वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है 2024 में। अब नजर डालते हैं एक बार दिल्ली में। 7 सीटें दिल्ली की, 7 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और अगले साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वोट शेयर की बात करें तो करीब करीब 50% वोट शेयर, 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी, 15% कांग्रेस के पास, 32% वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, पर कुछ खास सीटें उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हरियाणा, जहां पर काफी गुस्सा था, लोगों को लगा था कि किसान आंदोलन, पहलवानों के आंदोलन से फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, शायद राज्य के चुनाव में फर्क पड़े, पर फिलहाल कुछ भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 10 में से 6 से 8 सीटें भाजपा के पास, कांग्रेस के पास 1 से 3 सीटें, और INLD के पास कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप नजर डाल लेते हैं एक बार आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में जगन मोहन रेड्डी बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 24 से 25 सीटें, वहां तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई विपक्ष वहां पे है ही नहीं। टीडीपी को भी ले दे के कुछ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर 51% आंध्र प्रदेश में YSRCP के पास है, टीडी के पास 36%। जो हालत आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, वही टीडीपी की है कि आपके पास 35-36% वोट शेयर तो आ रहा है, पर आप उसमें से कोई भी एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। कर्नाटक, हाल ही में कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की अपनी कर्नाटक में, पर क्या लोकसभा में इसका कुछ असर होगा? कांग्रेस के पास जाएंगी 10 से 12 सीटें, भाजपा के पास 15 से 17 सीटें, और ये बहुत जरूरी है, और ये कांग्रेस के लिए एक मॉडल भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर देखिए विनोद जी, पिछली बार 25 सीटें खुद जीती थी भाजपा ने अपने दम पर, और एक उनके पास मंड्या की सीट थी जो अब उनको 26 सीटें थी। हाँ, सुमलता अम्बरीश ने उनको अपना वो दे दिया है सपोर्ट जी। 25 सीटों में से भाजपा की अब उनके पास 15 से 17। सो कांग्रेस के लिए एक मॉडल हो सकता है कि अगर आप एक राज्य जीते तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, पिछली बार जेडीएस और कांग्रेस मिलकर लड़े थे लोकसभा का चुनाव, उसके बावजूद खाली 1 सीट जो है वो जीत पाए थे, 1 या 2 सीटें। 26 सीटें बीजेपी के साइड में गई थी, और इस बार अगर अकेले कांग्रेस लड़ रही है और 10 से 12 सीटें जीतने की स्थिति में जैसे सर्वे दिखा रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी बात है उनके लिए। और अब ये इस टेम्पो को वो लोकसभा चुनाव तक बढ़ा पाते हैं या बरकरार कर पाते हैं या नीचे जाते हैं, ये एक चुनौती उनके सामने जरूर है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए कम से कम संतोष की बात है। टेम्पो मेंटेन रखना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बढ़ाना, टेम्पो को आगे बढ़ाना। बिल्कुल। ओडिशा की बात अगर करें तो बीजेडी 21 में से 12 से 14 सीटें बीजेडी को, नवीन पटनायक को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा के पास 6 से 8 सीटें, कांग्रेस के पास शायद ही वो अपना खाता खोल पाएं। 44% वोट शेयर है नवीन बाबू के पास, 40% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में स्थिति जस की तस फिर से एक बार बनती हुई दिखाई दे रही है। 39 सीटें वहां पर, जिसमें डीएमके के पास 18 से 22 सीटें, कांग्रेस के पास 8 से 10 सीटें, एआईएडीएमके
5 से 8 और एनडीए के पास 1। अगर आप एक बार पीयूष बता दें कि जब आप एनडीए और यूपीए की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एआईडीएमके तो तो उसका क्या, यूपीए में तो उसका क्या ब्रेकअप आपने किया है वहां पे? अगर हम 4 मेन पार्टीज की बात करें, डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी और कांग्रेस, उनको कितनी सीटें मिल रही हैं? आपने डीएमके, एआईडीएमके को 18 और 5 सीटें दी हैं। ये जो यूपीए और एनडीए आपने लिखा है, क्या वो कांग्रेस और बीजेपी है? जी मैम, जैसे कांग्रेस है और डीएमके का गठबंधन है, अभी हाल फिलहाल तो है, ठीक है, और इनका अभी अपोजिशन मीटिंग भी हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2024 तक रहेगा। और एआईडीएमके और बीजेपी का है वहां पे, तो अब हमें ये भी देखना था कि अगले में वो अलग जाएंगे कि एआईडीएमके के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे जो अन्नामलाई जी, उन्होंने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ थोड़ा मजबूत किया है, तो इसीलिए हमने, वैसे अभी तो मान के चल रहे हैं कि गठबंधन में है, आगे मतलब जो भी 2024 तक स्थिति बनेगी। ठीक है, तो तमिलनाडु में कुछ खास बढ़त मिल नहीं रही है। अन्नामलाई काफी अपना एक मजबूत कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने शायद 7 सीटों का अपने सामने लक्ष्य रखा था, 7 या 10 सांसद बीजेपी के आने की उन्होंने बात की थी, पर इस सर्वे के हिसाब से कुछ खास उनका खाता वहां खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद जिनका रिजल्ट टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी के सर्वे में देखा है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। वो दूसरा राज्य, दक्षिण राज्य, जिसको बीजेपी ने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि यहां से हमें और सीटें निकालनी है। पिछली बार काफी उनका जो परफॉर्मेंस था वहां पर, 4 सीटें उन्होंने निकाली। के कविता खुद अपनी सीट वहां से हार गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो निजामाबाद से जीते हुए सांसद है, शायद उनको कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह भी दी जाए। पर इस बार क्या हो रहा है तेलंगाना में, बीआरएस को मिलेंगी, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारतीय राष्ट्र समिति, उनको 9 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा को 3 से 5, यानी कि हो सकता है एक और सीट में उनको जीत हासिल हो, और कांग्रेस 2 से 3 सीटें ही यहां पर निकाल पाएगी। पिछली बार 0 थी, पर यह भी जरूरी बात है कि जब से राहुल गांधी ने पटना में बोला कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस पार्टी जीतेगी, फिर आपने सुना कल केटीआर ने उनके बारे में क्या बोला कि गांधी परिवार ने इटली के लिए कुर्बानी दी है, तो उसी से दोनों के बीच में खटास बयानबाजी रहेगी। और तेलंगाना के चुनाव तक केसीआर जो है वो अलग ही रहेंगे। और अभी जो स्थितियां बन रही हैं तेलंगाना में, अभी पिछले 2-3 दिन पहले करीब 35 बीआरएस के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन, और उसमें सब दिग्गज नेता हैं, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत है कि जिस तरह से कर्नाटक के बाद जो माइनॉरिटी वोट्स का जो पोलराइजेशन कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, उससे कांग्रेस का हौसला तेलंगाना में बढ़ा है। इसलिए प्रियंका गांधी ने रैली भी वहां पे की थी, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। तो अब वहां लड़ाई ये है कि बीआरएस के बाद नंबर 2 की पोजीशन पे कौन आता है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है। लेकिन अभी तो सर्वे के हिसाब से बीजेपी दिख रही है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए जो महागठबंधन अगर विपक्ष का बन जाता है, और मान लीजिए उससे 2 पार्टियां, एक पार्टी बाहर रहती है, जैसे टीआरएस बीआरएस का बाहर लगभग तय है, तो वहां जब वोटर लोकसभा के लिए वोट करेगा, जो अवनीश जी कह रहे हैं, उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। जो बीजेपी का वोटर होगा वो तो करेगा मोदी जी के लिए, जो नॉन बीजेपी वोटर होगा उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है, क्योंकि तब कांग्रेस ही बड़े गठबंधन के नेता के रूप में सामने आएगी। ये एक फर्क होता है लोकसभा चुनाव में। इसीलिए 2019 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पीछे थी और कांग्रेस आगे थी। सीटें भले किसी को नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर के दूसरे नंबर की पार्टी। सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है महाराष्ट्र। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद वहां के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हो गए। अब एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं हूं असली शिवसेना, और वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? देखते हैं टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजे सर्वे के नतीजे। फिलहाल महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 48, उसमें से 22 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 18 से 22 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और बाकियों को 1 से 2 सीटें ही मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है 43%, 42% है महाविकास अघाड़ी के पास। और अगर पिछली बार से इसकी तुलना करके हम देखें तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कुछ फर्क होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 में बीजेपी के पास 23 सीटें थी, 2019 में बीजेपी के पास 23 सीटें थी। इस बार उनके पास 22 से 28 सीटें हैं। पर पीयूष, ये 22 से 28 सीटें
भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों के साथ में है? जी मैम, ये हमने जो एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है या फिर जो गुट है, उनको भी भाजपा के साथ जोड़ के देखा गया है। आशुतोष जी, यानी कि थोड़ा सा एनडीए की सीटें, हाँ एनडीए की सीटें हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, उद्धव ठाकरे के लिए भी खुशी की बात है। अभी तक जितने आंकड़े आपने दिखाए उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 60 सीटों का नुकसान तो कम से कम एनडीए को हो रहा है। गिन रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर कुछ टिप्पणी की हमारे कल से अवनी जी इस चीज ने। हाँ, उन्होंने कहा गिन रहे हैं आप। महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार इसका मतलब ये कि जो शिवसेना को तोड़ने का जो की जो पूरा खेल था वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी मजबूती के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो जो आंकड़ा अभी आप दिखा रही है ये आंकड़ा उल्टेगा और ये आंकड़ा बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गोवा में और कितनी मेरे ख्याल से जो सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 26 सीटें जीती थी और इस बार अगर कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीट जीतने की स्थिति में है और महाराष्ट्र के अंदर भी अगर एनडीए की सीटें कम से कम 15 सीटें घट रही हैं तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये सर्वे अभी की बात है, जब कैंपेन शुरू होगा, जब अपोजिशन एकता अपने उस पर आएगी और एकजुट होकर अगर कैंपेन शुरू हो गया तो बीजेपी के लिए चिंता के सबब होगा। इसलिए मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि जो पिछले दिनों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 जोन में बांटकर जो कैंपेन किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी के अंदर भी चिंता है, कंसर्न्स है। वो जानते हैं कि 2024 के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा लाना कोई बहुत आसान काम नहीं रहेगा। बताइए हर्षवर्धन जी, अभी के हिसाब से अब की बार 250 नहीं पार? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो ये सर्वे दिखा रहा है इसमें कहीं से भी उसकी सरकार में कोई संकट दिख रहा है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, नहीं 60 सीटें कम है। मुझे लगता है कि गिनती ठीक करनी पड़ेगी। आशुतोष जी तो मतलब ठीक से देख रहे होंगे, लेकिन शायद वो कुछ मन वाला भी जोड़ लिया होगा उन्होंने। अगर हम ये कहें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, तेलंगाना, इन सभी राज्यों को अगर जोड़ लें तो भी कुल जमा 12 से 15 सीटों का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का पार्टी बढ़ रही है और विशेष करके कर्नाटक, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जेडीएस फैक्टर लोकसभा चुनाव में भी काम नहीं करने वाला है। तो क्या जेडीएस किसी के साथ अलाइंड होगी? तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात करते हैं तो दक्षिण को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। दक्षिण की चिंता उसमें कर्नाटक शामिल है जो पहले से उसकी चिंता में रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जो अलाइनमेंट होगा उस अलाइनमेंट में अगर बीआरएस नहीं है, उस अलाइनमेंट में अगर जगन मोहन टीडीपी नहीं है, उस अलाइनमेंट में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अगर वहां यूपीए से निकलती हुई दिख रही हैं, तो क्या यूपीए प्लस ममता बनर्जी होने जा रहा है? क्या पूरा जो चुनाव है उसमें जिसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम पर उधर भी पहुंचा हुआ है, तो कितना लाभ ये गठजोड़ ले पाएगा? क्योंकि कैंपेन शुरू होगी तो ये तो हम सब मानते हैं ना कि कैंपेन के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुनावी कैंपेन में हमेशा लीड ले लेती है और तब शायद देश जो बात करेगा, जो एक राज्य में आपने दिखाया 50+% वोटिंग की बात होगी, उसमें कौन कहां खड़ा होगा ये महत्वपूर्ण। चलिए, सब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं पर मैं जल्दी से अपने दर्शकों को कुछ और आंकड़े दिखाना चाहती हूं। गोवा की एक बार बात कर लेते हैं। गोवा में 2 में से शायद दोनों ही सीटें भाजपा के पास जाएंगी। वोट शेयर दोनों पार्टियों के बीच में बटा हुआ है, आधा आधा दोनों पार्टियों को मिल रहा है। गुजरात की बात करते हैं और शायद इस आंकड़े को देख के किसी को भी कुछ आश्चर्य नहीं होगा। 26 में से 26 सीटें अभी नरेंद्र मोदी को मिलती हुई गुजरात में दिखाई दे रही हैं और हाल के ही विधानसभा जो चुनाव थे उससे ही अंदाजा लोगों को लग चुका था कि गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगा जब तक कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। गुजरात का अगर हम एक बार कंपैरिजन ग्राफिक्स देख लें तो इसमें कुछ खास कंपेयर करने को है नहीं। पिछली बार 24 में 26 छोटी सी टिप्पणी जोड़ दूं, आप आंकड़े बताइएगा। गुजरात नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि और 2014 के पहले की कर्मभूमि, और जो अभी वाली कर्मभूमि उत्तर प्रदेश, तो 116 सीटों ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को वोट करना
अभी तक किया है, आगे भी तय करती हुई दिख रही, ये भी बहुत साफ दिख आपने रहा है। उत्तर प्रदेश भी जोड़ दिया उसमें। नहीं, वो दिख रहा है, वो अभी मैं आपके आपको आंकड़े क्या जानता लगता नहीं, है? अब आंकड़े आएंगे तो गुजरात दिखेंगे। भूमि कर्म गुजरात में जो अभी आपने आंकड़े दिखाए 26 सीट, तो हम सभी मान रहे हैं। अगर गुजरात में मान लीजिए आप राजस्थान के देखा जाती कि 20 सीटें 22 सीटें बीजेपी जीत रही हो, 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत रही, तो वो जरूर खतरे की घंटी होती, वो फिर अलार्मिंग होता और अवस्थी जी भी उस पर सहमत होते निश्चित तौर अगर ये होता। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी आपने दिखाए नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। पिछली बार 64 सीटें थी, वो तो ग्रैंड फिनाले होगा ना, उत्तर प्रदेश तो अंत में दिखाएंगे हम। पिछली बार 64 सीटें थी जब सपा बसपा मिल के लड़े थे। इस बार क्या तस्वीर बनती है उत्तर प्रदेश की, क्या गठबंधन बनता है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि अभी महागठबंधन जो बना है अभी या बन रहा है, शेप ले रहा है, उसमें अखिलेश जी शामिल हुए हैं। मायावती जी कहां जाती हैं, किसके साथ रहती हैं, मायावती जी को कमतर करके आंकना मुझे लगता है भूल होगी। 12-14% वोट उनका भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। पूर्वोत्तर में 11 सीटें, उनमें से 4 से 6 भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के पास 2 से 4 और बाकियों को भी 2 से 4। केंद्र शासित प्रदेशों की भी 4 सीटें हैं, 6 सीटें हैं वहां पर, उनमें से भाजपा के पास 2 से 4 रहेंगी। कांग्रेस को 1 या 3 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में 8 से 10 सीटें हैं भाजपा के पास, 14 में से कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार से अगर हम इसकी तुलना करें तो 1 सीट की कमी दिखाई दे रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा ना सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो नेडा के कन्वीनर भी हैं। पूरे पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी उनके पास है, पर लगता है आपको संभाल लिया है उन्होंने पूर्वोत्तर को पूरी तरह से। पूर्वोत्तर का एक तरह से ठेके ही उनके पास है। अगर उस संदर्भ में बात करें कि पूर्वोत्तर की कोई भी समस्या होगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ही उसके लिए लाए जाएंगे। हालांकि मणिपुर वो नहीं हल कर पा रहे हैं, वो भी एक चुनौती है उनके पर लिए। उसका कुछ खास असर चुनावी नतीजों में नहीं दिखाई दे रहा है। 11 में से उतनी ही सीटें वो इस बार भी जीत रहे हैं जितनी पिछली बार थी। अच्छा, अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी को 1 से 3 के बीच में सीटें मिल सकती हैं, वही हाल अकाली दल का भी है, और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने के आसार इस सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। अगर हम कंपैरिजन ग्राफिक्स देखें इसके, तो बीजेपी को थोड़ा सा फायदा पंजाब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके पास पिछले 2 चुनाव में 2-2 सीटें ही मिली थी, इस बार शायद उनको 3 सीटें मिल पाए। कांग्रेस को काफी नुकसान, 8 सीटें उनके पास 2019 में थी, इस बार 3 से 5 के बीच में उनको सीटें मिलने के इस सर्वे में आसार दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी, हाँ बीजेपी अकाली दल साथ लड़े जी, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में उनको 1 सीट मिली थी, वो एक अकेली सीट संगरूर की थी, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी सीट थी। आज के सर्वे के हिसाब से 4 से 6 सीटें उनको पंजाब में मिल रही हैं। अकाली दल को भी पिछली बार की तरह 1 या 3 के बीच में सीटें मिलेंगी। इसमें पंजाब के बारे में भी मेरा वही मानना है जो दिल्ली के बारे में है। अगर ग्रैंड अलायंस से आम आदमी पार्टी लड़ती है मिल करके, तब तो उसको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं जो आप बता रहे हैं। अगर वो अलग लड़ेगी तो फिर वही वोटर जो है, जो एंटी बीजेपी वोटर है, उसका मूवमेंट फिर उस खेमे की तरफ होगा जो केंद्र में सरकार बनाता हुआ दिखेगा या चुनौती देता हुआ दिखेगा। उसमें फिर कांग्रेस और महागठबंधन का जो होगा वो तब ये आंकड़े बदल सकते हैं। आशुतोष जी, दिल्ली में मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं, लेकिन पंजाब में इसका उलट होने जा रहा है। और ये सर्वे 2 चीजें बता रहे हैं। पहली चीज ये कि आम आदमी पार्टी ने उस राज्य में इतनी पकड़ मजबूत कर ली है कि इन सभी दलों के मिलकर लड़ने पर भी उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस भी मिल जाए तो शायद उसको बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो बड़ी चीज है कि ये आम आदमी पार्टी का बड़ा होना ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नजदीक आने में मुश्किल कर रहा है। तीसरी बड़ी चीज जो छिपी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ना करते हुए भी कहीं इकरार न कर बैठे, ये भी हो सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं, आप मत भूलिए कि 2 चुनाव के विधानसभा में 91 सीटें पाने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी वो सीट नहीं बचा पाई संगरूर की, जहां से भगवंत मान सांसद थे। और वहां जीता कौन? सिमरनजीत सिंह मान, इंडिपेंडेंट। जालंधर सीट जीती आम आदमी पार्टी एक। तो ये सब लोकसभा चुनाव का जो कहा पैटर्न डिफरेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात। अब जो हम ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या होंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश का नतीजा। हिमाचल प्रदेश में 4 में से
या तो सारी सीटें या 3 सीटें भाजपा के पास रहने वाली हैं, इसके बावजूद कि वहां कांग्रेस ने उनको विधानसभा चुनाव में हराया है। पर भाजपा का रिकॉर्ड हमेशा से ही हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में 100% का ही रहा है। बात अगर करें उत्तराखंड की, उसमें भी 5 में से 4 या 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। कुछ खास वहां बदलाव नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 में से 3 सीटें भाजपा के पास, कांग्रेस के पास 1, पीडीपी के पास 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 से 3 के बीच में। और ये काफी जरूरी है क्योंकि ये भी पिछली बार के मुकाबले सेम रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े स्क्रीन पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से आज अगर लोकसभा चुनाव हुआ तो 72 सीटें भाजपा के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी 4 से 8 ही सीटें जीत पाएगी, कांग्रेस इक्का दुक्का सीट वहां जीत पाएगी और बसपा को भी शायद ही कोई सीट मिल पाएगी। अन्य को 3 से 4 सीटें दी गई हैं। वोट शेयर अगर हम एक बार देख लें तो 50% से भी अधिक वोट शेयर भाजपा के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 29% समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस और बसपा 5% के आसपास ही इस सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक बात तो तय हो गई है आशुतोष जी, जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जन्मभूमि और कर्मभूमि फिलहाल दोनों मोदी जी के साथ है। तो वहां की 26 सीटें और यहाँ की 80 सीटें मोदी जी के साथ है। आप 72 मान के चल रही हैं, मैं 68 मान के चल रहा हूँ, फर्क इतना ही है उसमें। देखिए अभी जो आंकड़े हैं इसमें आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन लोकसभा के चुनाव में लगभग होने वाला है, इसमें कोई संदेह मुझे तो कम से कम नहीं है। 19%। जहां तक मायावती का वोट शेयर घटा है, मायावती का वोट शेयर और भी घट सकता है। इसलिए ये आंकड़े मुझे लगता है मोर और लेस जो 2019 में जो बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी लगभग वहीं पर आकर रुक सकता है। उसमें बढ़त मुझे अभी कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, अगर आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोटों को अलग अलग करके देखेंगे, सर्वे अगर उस हिसाब से किया गया है, तो जाहिर सी बात है जो आंकड़े अभी भी आप दिखा रहे हैं उस पर मैं सहमत हूं। लेकिन अगर दोनों एक साथ लड़ेंगे तब यह आंकड़ा बदलेगा और इसमें बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, दोनों अगर साथ में लड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। हमारे राजनीतिक पैनलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। शुभ्रांश राय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। कार्तिक रेड्डी स्पोक्सपर्सन हैं बीआरएस के। डॉक्टर मानव जायसवाल स्पोक्सपर्सन हैं तृणमूल कांग्रेस के। मृत्युंजय जी, एक चीज जो इस सर्वे से निकल करके आ रही है कि भाजपा पे कुछ खास असर हुआ नहीं है अभी तक की विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं उसका। अगर जो कुछ राज्य हैं आप देख लीजिए, भले से ही वो राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, वो अभी भी भाजपा के साथ उतनी ही सीटें दे रहे हैं जितनी पिछली बार। देखिए, ये आपका जो सर्वे है, इस सर्वे को लेकर के आप 24 के परिणाम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने कितने लोगों से पूछा, किन सवालों को पूछा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कई मीडिया चैनलों में चुनाव के 1 वर्ष पूर्व से ही इस तरह के किए जाते हैं सर्वे, और जो दिखाया जाता है आपने देखा होगा। कई ऐसे उदाहरण हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने दिखा दिया वो सत्य हो गया। सर एक वक्त के लिए चलिए मान लीजिए, आप अपने आंकड़े दे दीजिए, पर आप मान लीजिए कि ये सर्वे के आंकड़े हैं, क्योंकि बहस हम इन्हीं पे करेंगे। देखिए, अगर अब इन आंकड़ों में हम दिखाते कि महागठबंधन को 272 280 सीटें मिल रही हैं तो आप नहीं कहते ना कि ये बेकार है। अभी चलिए हम आपको बिहार की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं, आप हमें भी दिखाएंगे तो भी हम कह रहे हैं कि इस सर्वे पर ठीक है आपने दिखाया है, हम इस पर कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम विश्वास के साथ ये कह रहे हैं, कई ऐसे मौकों पर हमारा भी राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, हमने देखा है कि हर बार उलटफेर होता रहा है। और ये सर्वे कोई जरूरी नहीं कि आज आपने
एक वर्ष पहले ही सर्वे करा लिया, अभी 8 महीने 9 महीने हैं चुनाव ठीक है, 9 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा। सर्वे करा लिया आपको 8 मैं महीना बिहार के पहले और आंकड़े ये 8 दिखाना महीने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बदल भी सकता जाएगा। है, ये हमारा क्योंकि अभी तो चुनावी कैंपेन शुरू होना जी। है और जाहिर सी बात है उसमें कई जी। सारी चीजें बदल सकती हैं, क्या पता कुछ जी, और हो जी, जाए। जी। तो अभी के जो यही आंकड़े हमने कहा। अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 40 सीटें जो बिहार की हैं उनमें से एनडीए को 22 से 24 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन को 16 से 18 सीटें दिख रही हैं। आपको लगता है कि नीतीश जी का साथ पाने के बावजूद भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है राजद को? देखिए, आपने सर्वे कराया है, ये आपका सर्वे आपके लिए हो सकता है कि आप इसी पर अनुमान लगा रहे हो। हम दावे के साथ कह रहे हैं, इस बात को लॉक कर लीजिए। ठीक है। और 2015 का विधानसभा चुनाव सबको पता है कि 40 की 40 सीटें अभी बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया बिहार में, उसमें 37 सीटों पर बीजेपी की हार है और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। इसलिए आप देख रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार आ रहे हैं। सर, कौन सी वो 3 सीटें हैं जिनमें कम से कम आपने मुकाबले की गुंजाइश छोड़ी है? ये भी बता दीजिए मृत्युंजय, कौन सी वो 3 सीटें हैं? फिर भाजपा उन्हीं में अपने मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। हमने कहा ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे हुआ है, अब सारा राज खोल देंगे तो फिर बीजेपी वाले। हम तो इतना जानते हैं, जनता जनार्दन लोकतंत्र में है, जनता जिसे फर्श पर अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। ठीक है। हम जनता के जाएंगे, बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और जो परिणाम आएगा उस पर सबको। ठीक है हर्षवर्धन जी, एक चीज जो लोग बार बार कह रहे हैं कि अगले 8 महीने में जमीन आसमान का फर्क हो लेकिन आखिर जनता क्यों उनको वोट देगी? जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। क्या आपको लगता है जनता कि ये उनको क्यों वोट देगी, किस मुद्दे पर? ये आंकड़ा जो है मतलब का सपना साकार हो गया क्या? ठीक है, बताइए, आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब चीजें बिल्कुल पलट जाने के भी आसार है? नहीं पद्मजा, देखिए राजनीति है और अगर सचमुच ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, सफाया होगा और लगने लगे कि नहीं विपक्षी पार्टियां इस स्थिति में हो जाएंगी कि एकदम से पलट दें, तो शायद आज हम ये जो पटना, शिमला, बेंगलुरु देख रहे हैं ये नहीं देख रहे होते, क्योंकि तब उनको भरोसा होता कि हम ये कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कमजोरी इतनी गहरी है कि उनको लड़ने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन आप मूल बात देखिए, कहा जा रहा है विपक्षी एकता बहुत बड़ी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी हो रही है, इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं दिख रहा। मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी बेहतर हो रही है। लेकिन जब कोई कहता है कि विपक्षी एकता इतनी बड़ी हो रही कि वो नरेंद्र मोदी के सामने बहुत हेड ऑन करने पर आगे बढ़ जा रही, तो मुझे फिर ये सर्वे दिखता है, मुझे नतीजे दिखते हैं, और जिस बिहार की बात कर रहे हैं वहां वही लोग वोट करेंगे ना जो बिहार के लोग हैं। तो क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, अब उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई? क्या मुकेश सहनी की कोई हैसियत नहीं रह गई? क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस की कोई हैसियत नहीं रह गई? और अगर लालू जी का गठजोड़ इतना मजबूत होता तो ऐसा थोड़ी होता कि वो बाहर नहीं हुए, बाहर सत्ता से हुए। और अभी कितनी पार्टी की, आपकी पार्टी के कितने सांसद हैं मृत्युंजय जी, बताइए जरा देश को। मैं बता दूं मृत्युंजय जी, कितने सांसद हैं अभी? मैं बता दूं जी, एक मिनट 2019 में जिनका आपने नाम लिया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, सारे लोग हम लोगों के साथ थे ना। परिणाम क्या हुआ आपके सामने है ना, खाता नहीं खुला। पार्टी के सांसदों की संख्या तो बता दीजिए, लोग जान जाए। कांग्रेस ने जीती। हम तो पूरे, हम सभी सहयोगी का, जिसके दम पर आप कह रहे थे कि उनकी कोई हैसियत नहीं रही, उनके दम पर भाजपा सीट जीत लेगी बिहार, हैसियत नहीं रही है, कहा ही नहीं, हम हमारे साथ भी रहे। कुछ नहीं, आपने तो कहा कि मांझी, आपने कहा मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सारे लोग हम लोगों के साथ थे 2019 में, ये याद कर लीजिए। इसके बाद का परिणाम आप देख लीजिए। लेकिन 2015 में विधानसभा के चुनाव में आप परिणाम देख लीजिए क्या हुआ। ठीक है, तो अब नए दोस्त हैं, इसीलिए देखिए मैं यही कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बिहार में विधानसभा में जेडीयू और आरजेडी का गठजोड़ कमाल का है, विनिंग कॉम्बो है। लेकिन लोकसभा में आप एक सीट पर रह गए थे 2019 में, एक सीट।
अरे भाई उस समय नहीं ना था मेरा, नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, ये भी जब आप नहीं यही जान कह रहे हैं ना कि तो फिर उस वक्त लेकिन उनके जो सहयोगी थे बिल्कुल, वो मैं काम के इसीलिए कह नहीं रहा थे, हूं, अब है असली कॉम्बिनेशन। अब जय वीरू की जोड़ी इस सर्वे में पद्मजा आपने जो बताया, मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितनी इनको कल्पना है। ठीक है, ठीक है, अब नई जोड़ी मिली है तो नए नतीजे आने वाले हैं। शुभ्रांश राय जी, अगर आप देख ले जो नतीजे मिले हैं कर्नाटक से, कर्नाटक में दिख रहा है कि ना सिर्फ आपने राज्य जीता, पर आप काफी लोकसभा की सीटें भी इस बार जीत सकते हैं। इससे एक आदमी सोचेगा कि अकेले लड़के कांग्रेस को फायदा हो रहा है जब वो कड़ी टक्कर दे रही है, पर विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें तो आपसे उल्टा ही मांगा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है आप मिल के लड़िए, अकेले मत लड़िए, हमारा राज्य छोड़ दीजिए, हमारी सीट छोड़ दीजिए। क्या करेंगे? देखिए पद्मजा, जितनी मुझे राजनीति की समझ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 4 मुद्दों पे लड़ा जाएगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा धर्म का, दूसरा जो मुद्दा होगा वो होगा संविधान बचाने का, तीसरा जो मुद्दा होगा वो होगा बेरोजगारी का, और चौथा मुद्दा होगा महंगाई का। क्योंकि महंगाई सीजनल है, बढ़ती है, घटती है, इंपैक्ट करती है, और सरकारें उसका समय के हिसाब से इलाज भी करती हैं। लेकिन जहां मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 धर्म बताया, मुझे लगता है, और शायद इस बात पे आप भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि चूंकि हिंदुस्तान है, आस्था का देश है, महादेव की अनुकंपा बच्चे बच्चे पे है, हर आदमी यहां शिव के सत्य को स्वीकारता है, और शिव में ही 100 है और 100 में ही शिव है। तो 2-3 बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो नरेंद्र मोदी सरकार का हर नियम, हर कानून आखिर हिंदू मंदिरों पे ही क्यों लागू होता है? क्या हिंदू सनातन, हिंदू आस्था रखने वाले व्यक्तियों का नरेंद्र मोदी के साथ कोई संबंध नहीं है? मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी धोखेबाजी की। आपने बिहार के सर्वे का जिक्र किया, शायद आप बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बात आपने हटा दिया कि यूपी बिहार में जातियां जो है ना वो जाति नहीं है। जब इलेक्शन का वोट पड़ने जाता है ना तो प्रायोरिटी होती है सेगमेंटेड वाइज। तो जो 2 राज्य जिनका आप जिक्र करना चाह रही है, महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र में वो मराठा कभी इस बात को नहीं भूलेगा कि उसके पीठ में चक्कू घोपा पर गया। सर आप सर्वे के नतीजे की तो बात कीजिए, सर्वे के नतीजे दिखा रहे हैं, मैडम पूरी सर्वे के नतीजे दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे उनको ज्यादा सीटें मिल रही हैं। मैं आपकी अब वही बात कर रहा हूं, आपका सर्वे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हो रखा है तो उस पे क्या चर्चा करना? मैं तो मराठा की भूमि की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कर्नाटका के आपको रिजल्ट बताए, को माफ नहीं आप करती। मुस्कुरा करके आपने पूरा बता दिया कि कर्नाटका से क्यों आप जीते। अब मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है कांग्रेस को सीट, तो आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग याद आ गया। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और 24 मिल रहा है और बाकी सबको 16-18 मिल रहा है। मैडम, जब बिहार इस बार वोट डालने जाएगा ना तो उसे याद करेगा वो कि वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बिहार जब आते हैं तो बिहारियों का डीएनए बताते हैं। तो ये सब चर्चाएं होंगी, आप निश्चिंत रहिए, वक्त है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बेरोजगारी का जिक्र किया, सर आपने सारी चर्चाएं कर ली, पर आपने सिर्फ सर्वे की चर्चा नहीं की। धरने पे बैठे हैं मैडम, बात तो बोल लूं, 10 दिनों से शिक्षक धरने पे बैठे हैं और इत्तेफाक की बात है कि उसमें से ज्यादातर शिक्षक भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के बैठे हैं। उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है सर, शिक्षकों की याद कभी बंगाल में भी कर लीजिए, जहां पर वो शिक्षक जिनकी नौकरी चुरा ली गई वो भी धरने पे बैठे, उनको लाठियां भी मारी गई। जब आप पटना में उन्हीं नेताओं के साथ एक मंच पर थे तो थोड़ी सी शिक्षकों के मन की बात उनके साथ भी कर लेते। आपने अपने चैनल पे उत्तर प्रदेश तो चलाया नहीं है, उत्तर प्रदेश का न्यूज कहीं और दूसरे चैनल पर मुझे देखने को मिला। भी कुछ ही शिक्षक नजर आते हैं, बट कोई बात। भाजपा कार्यकर्ता टोपी लगा के बैठे हैं सैलरी लेने के लिए और वो कह रहे हैं कि मैं याचना कर रहा हूं, मैं विनय कर रहा हूं कि हमारे को सैलरी मिल जाए। सर आप देखिए अपनी चीज, अब हम चैनल की बात नहीं करेंगे, ये सर्वे की बात पे मैं फिर भी अपने को रखना चाहती हूँ, आपको भी आपका ध्यान भी उस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। ओवरऑल सर्वे के क्या नतीजे हैं?
आप अभी दूसरे स्टेट का एग्जांपल दे रही थी, मैं अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश का दे रहा था। ठीक है, मैंने भी उत्तर प्रदेश के आपको आंकड़े दिखाए, उन आंकड़ों की आप बात नहीं करेंगे, आप पूरी दुनिया की बात कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। ओवरऑल सर्वे के क्या नतीजे हैं, हमने सारे राज्यों के सर्वे के नतीजे आपको दिखा दिए, पर अगर पूरे देश में आज चुनाव के नतीजे आने होते तो कौन कितनी सीटें जीतता, ये आंकड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी सर्वे के हिसाब से। 286 से लेकर के 325 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, यानी कि बीजेपी प्लस को। कांग्रेस के पास 111 से लेके करीब 150 सीटें, यानी कि 100 सीटों की बढ़त यूपीए के पास हो सकती है। टीएमसी नहीं, 100 सीटों की बढ़त नहीं होगी, तो कांग्रेस प्लस की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस में किस किस को इंक्लूड किया है अभी मैं पीयूष से पूछूंगी। टीएमसी की 20 से 22 सीटें, वाईएसआरसीपी 24 से 25 सीटें, बीजेडी की 12 से 24 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 से 7 सीटें, वही जो हमने आपको बताई थी, उनमें से एक सीट शायद दिल्ली से आएगी, बाकी पंजाब की सीटें, और बीआरएस की 9 से 11 सीटें। समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट ही जीत पाएगी। अगर हम एक नजर डालें, आशुतोष जी आप उस वक्त सारी मैथ्स कर रहे थे, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देख ले तो कुल मिलाकर के 200 भी पार नहीं कर रहा है विपक्षी पार्टियों का आंकड़ा। आप मान लीजिए 150 सीटें अगर कांग्रेस के पास आती हैं, 22 सीटें ममता बनर्जी की, 172 सीटें हो गई, 200 सीटें 214, 221, करीब 250 सीटें आ रही। आशुतोष जी 250 सीटें पूरे विपक्ष को मिलाकर के, अगर उसमें आप आम आदमी पार्टी भी जोड़ दीजिए, बीआरएस भी जोड़ दीजिए, 250 सीटों पे आकर के वो अटक जा रहे हैं। देखिए, आंकड़ों की खूबसूरती यही होती है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से उन आंकड़ों की बात करता है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आज चुनाव हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसी एक संभावना है। अगर मिनिमम 285 सीटें मिल रही है जो एनडीए का आंकड़ा है, तो उसका मतलब है कि बीजेपी की अपनी सीटें 282 से नीचे आने वाली है या 272 से नीचे आने वाली है। तो ये अब आंकड़ों की बात है। मैंने कहा कि अभी विपक्ष की एकता की मुहिम की शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में इफ बट परंतु लेकिन होगा कि एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, झगड़े होंगे, क्या होंगे, किस तरीके से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शेप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने बल पर बहुमत लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर होगा। मैंने ये बात आपके सर्वे के प्रोग्राम शुरू होने के पहले कही थी और अभी भी मैं उस पर कायम हूं। और ये जो 285 का आंकड़ा है वो एनडीए का आंकड़ा है, वो बीजेपी का आंकड़ा नहीं है। अगर आप ये बता सके कि बीजेपी को कितनी सीटें इंडिपेंडेंटली मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो शायद एनालिसिस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेक पर इस वक्त बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, विपक्ष नहीं स्टेक पर है। कार्तिक रेड्डी ये बताइए दैट एक नजरिया ये है कि कांग्रेस को सिर्फ 250 सीटें मिल रही हैं, यानी कि यूपीए को सिर्फ 250 सीटें मिल रही हैं। एक नजरिया ये भी है कि 250 सीटें तो अभी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अगले 6 महीनों में ये और भी बढ़ सकता है। आपको लगता है कि पूरे महागठबंधन के साथ ना रह करके आपकी पार्टी गलती कर रही है? उनके साथ रहेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लड़ पाएंगे। अभी आप ही तो बता दिए पद्मजा जी कि यूपीए को तो 150 से ज्यादा सीट नहीं आने वाले, तो हम या उनके साथ आए या ना आए हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली दफा 250 ऑलराइट। सो पहली चीज ये बात है कि हमारी तेलंगाना में हमारा जो पॉपुलैरिटी है, हमारे नेता का जो पकड़ है, वही अभी शाइम है, अभी स्टेबल है। हमारा तकरीबन 9 से 11 सीट आपके सर में बता दिए। हमारा पिछले 2 चुनाव में भी हमारे वही सीट थे। हम वी विल ट्राई टू बी एट 15 से 16 सीट जीतने की कोशिश करेंगे, पर हमारा जो पिछले इलेक्शन में जो हमारा रिजल्ट था वो अभी यहीं पे है। तेलंगाना में हमारा दल का, हमारे नेता का पॉपुलैरिटी इज स्टेबल इनफ। और दूसरी चीज, अभी मैं आपके दूसरे पैनलिस्ट के बारे में उनके राय सुन रहा था। मैं 2 चीज तो स्पष्ट बता सकता हूं जो देश में हर एक जनता अब मान रही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी में घटाव हो रही है। और दूसरी चीज, दक्षिण में खासकर हमारे 5 दक्षिण राष्ट्रों में बीजेपी का संख्या सिंगल डिजिट पे रुक जाएगी। कर्नाटका में हो, वो तेलंगाना में हो, तकरीबन 25 सीट जीते थे ये लोग बीजेपी।
अभी वो सीट सिंगल डिजिट पे रुक जाएगी, वो चीज तो स्पष्ट मैं बता सकता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आपकी सर्वे में वही बता रही है जी। और पद्मजा जी, 4 चीज मोदी जी के पॉपुलैरिटी पे हावी हो रही है। मैं आप थोड़ा सब्र करिए, मैं बता देता हूं, इसके बाद आपका प्रश्न आप मेरे को पूछ लेना। एक, आप याद रखिए जब 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 4 चीजों पे इस देश की जनता उन पर बहुत कॉन्फिडेंस रखी थी। एक, भ्रष्टाचार, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हिंदुत्व और चौथा पॉलिटिकल इनविंसिबिलिटी। अब 4 चीजों पे मोदी जी के जो उन पे कॉन्फिडेंस था, इस देश का विश्वास था इस देश की जनता पे, चारों चीजों पे आज मोदी जी का हर एक चीजों पे आज लोगों पे उनका विश्वास घट रहा है। मैं सुनाता हूं, विश्वास मोदी जी पे घट रहा है, आपको पता है पर विपक्ष जो है आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आप उनसे अलग क्यों अपनी राह तलाश रहे हैं। मानव जायसवाल जी, अगर सब कुछ कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनकी सीटें बंगाल में कम क्यों नहीं हो रही? उनकी सीटें उतनी ही दिखाई दी जा रही हैं जितनी 2019 में थी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। पद्मजा जी, पता नहीं ये कौन से दूरबीन से या कौन सा माइक्रोस्कोपिक लेंस से ऐसे आंकड़े आपको मिले हैं। भाई बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, ये तो अच्छे दिन से बड़ा फिगर है। कैसे हुआ हमको तो पता ही नहीं चला। सर 1 लाख लोगों से पूछा, 1 लाख लोगों से पूछा मानव जी। मैंने 1 लाख लिए और संघी की कोई मीटिंग चल रही थी क्या? नहीं, आरएसएस का मीटिंग चल रहा होगा या भाजपा की पूछा था मीटिंग सर। चल रही होगी। अच्छा गलती से शाखा में नहीं पूछा, कार्यालय पहुंच गए होंगे, गलती से भाजपा कार्यालय पहुंच गए। बहुत बड़ा कार्यालय है, देश उसका पूरा आकलन ले रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय आज भाजपा का हो गया है। सही वही की आंकड़ा है, लेकिन आई शुड अप्रिशिएट। मानव जी से ये बताइए 18 सीटें, 18 सीटें, अब आंकड़े सुनिए जी, अब आंकड़े सुनिए। अब आपने एक तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा जिताई थी भाजपा को पिछली बार, वो सारे संघी थे, सीटें तो जीती थी ना भाजपा, आप ही के राज्य में 18 जीती थी। सुनिए ना पद्मजा जी, आप कुछ बोलने लगती है, मुझे धैर्य से 30-35 सेकंड दीजिए। जी बोलिए। मेरा टाइम शुरू होता है अब। बंगाल में हमारा जो संगठन है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम 35 से ऊपर सीटें जीतेंगे, पीरियड। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा 313 से धनाशाही होते होते 255 में हो गई, डबल इंजन वाली, भाजपा 48 सीटों भी पार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में। डन। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जी, हिंदी हार्टलैंड, महाराष्ट्र, बिहार, भाजपा 50 से भी नीचे सफाया। ठीक है, और कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भाजपा खुद नहीं रोक पा रही है। चलिए ठीक है मानव जी, आपने अपना एक अलग सर्वे हमें दे दिया। समय की बहुत कमी है हमारे पास, पर हम हर हफ्ते ये ईटीजी सर्वे लगातार लोगों की नब्ज टटोलते रहेंगे। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आज के आंकड़े टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी सर्वे के। वक्त बदलता रहता है, अभी भी 6-7 महीने 2024 के चुनाव में बाकी हैं। क्या है जनता की नब्ज, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।